एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस क्लासेस में। साथियों, जैसे कि पता होगा अभी हम आपको स्पेशल टीचर का तैयारी करा रहे हैं, जो का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे 29 जनवरी को एग्ज़ाम यहाँ पे निर्धारित है। ठीक है, इसमें चैप्टर 5 अभी हम साइंस में पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन का मौलिक इकाई। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट करा दिए थे। अगर कि आपने लास्ट के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इस बुक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। साथ ही साथ कोशिका जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 ईस्वी में। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, VVIA आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर कि आप बिहार में स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि 29 जनवरी को है, और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन नोट्स मिल जाए हमको, बस जिसको पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। यह एक कंप्लीट नोट्स होता है, PDF के फॉर्म में ये होता है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल में जो स्पेशल टीचर का या TRE 4 का जो आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस नोट्स को डिज़ाइन किए हैं हम। ठीक है, यह पूर्णतः TRE 1, 2, 3 के जो सिलेबस है उसके आधार पर ये नोट्स बनाया गया है। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टीचर के लिए यहाँ पे लाभदायक होने वाला है। बाकी जिनको भी TGT या PGT के चाहिए हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे हम जानकारी दे देंगे। ये देखिए जो स्पेशल टीचर का सिलेक्शन किट है, इसमें और कंटेंट की बात करें तो इसमें SCERT का कंप्लीट नोट्स मिलता है, NCERT का कंप्लीट नोट्स मिलता है, चैप्टर वाइज MCQs आपको दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स देते हैं हम, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलता है, जिसमें TRE 1, 2, 3 का भी क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे शामिल रहेंगे। ठीक है, टॉप 500 आपको हम करेंट अफेयर्स देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो न केवल आपका एग्ज़ाम पास होगा, बल्कि अच्छे मार्क्स से आप यहाँ पे एग्ज़ाम को पास कर लीजिएगा। इसको लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ इसका PDF मिलेगा आपको, और इसको आपको हम प्रिंट कराकर अच्छे से अपने टेबल पर रख के डेली टारगेट बेस के अनुसार इसको आपको कंप्लीट करना होगा। एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका कितना मार्क्स बढ़ता है सेट प्रैक्टिस में। तो ये इतना सारा जो भी नोट्स हम दे रहे हैं मात्र 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ल्यूइन हॉक यहाँ पे 1674 ईस्वी में साथियों सबसे पहले जो तालाब होते हैं, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। किसने? ल्यूइन हॉक ने 1674 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, याद रखिएगा। जेई पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव का नाम दिया था। ये भी VVI है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट अगर के आइएगा जो इस बुक में दिया गया है कि स्लाइडिंग तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये सब भूलना नहीं चाहिए, आपका जबान पे रहना चाहिए ये सारा सवाल। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइड एंड स्वान ने यहाँ पे दिया था, याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी परत होती है, जो कि कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परासरण का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम एक होता है, और दूसरा होता है जाइलम। जाइलम के द्वारा साथियों पौधों में जल का संचालन होता है, और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का संचालन होता है, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली एक लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थों जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो बाह्य चीज़ होती है उससे भोजन प्राप्त करने की यहाँ पे सहायता करती है, और इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ही अमीबा अपना भोजन बनाता है, ये सवाल आ सकता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत
एक पोस्टर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। और केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, यह डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। किसको किसको? कोशिका द्रव्य भी उसमें शामिल रहेगा और केंद्रक भी शामिल रहेगा, ये दोनों को मिलाकर हम उसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, VVI है। ATP में जो होता है कोशिका का ऊर्जा मापा जाता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जो दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर के देखिएगा क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल के अतिरिक्त इसमें पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्लोरोफिल के वर्णक होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीला रंग और नारंगी रंग भी होता है, याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कौन? कोशिका, ठीक है। आई होप कि ये जो भी हम आपको पॉइंट बताएं आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 उत्तक, ठीक है। टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग के पास बुक्स होगा, आप जाके बुक्स से यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं, ठीक है। पौधे के उत्तक जिसे पादप उत्तक कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो साथियों पौधे में उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विभाज्य उत्तक और दूसरा जो होता है अस्थायी उत्तक होता है, ठीक है। अब ये सवाल बार बार पूछता है कि विभाज्योत्तक का क्या काम है, तो विभाज्योत्तक यह पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अस्थायी उत्तक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देता है, इसको सरल तथा जटिल उत्तक में यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक, ठीक है। पैरेन्काइमा, ग्लाइकोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा सरल उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। अब सरल उत्तक में भी यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। जाइलम तथा जो फ्लोएम है जटिल उत्तक के ये उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे शरीर में उपस्थित रक्त, स्नायु, अस्थि इत्यादि ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अब ये देखिए VVI है, यहाँ पे बहुत बार ग्रुप डी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में या कई अन्य बिहार के एग्ज़ामों में डायरेक्ट यही पूछता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। रक्त याद रखिएगा हमेशा जो है संयोजी उत्तक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मेन बात होता है ना, पढ़ना के लिए तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद बहुत कम ही लोग जो होते हैं कि इसको याद रख पाते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो उसको अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए बार बार रिवीजन कीजिएगा या बार बार जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये सारा सवाल आपके जबान पे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट जो दिया गया है कि तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। अब ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि तंत्रिका तंत्र की जो होती है किसका बना होता है, तो ये न्यूरॉन का यहाँ पे बना होता है। इसका क्रियात्मक इकाई भी न्यूरॉन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जीवों में विविधता। चैप्टर 7 में जैसे ही आएंगे इसमें दिया गया है आपका जीवों में विविधता। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उसे श्रम विभाजन कहा जाता है, याद रखिएगा। जीव विकास की अवधारणा
सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। ये सवाल मतलब हजारों बार पूछा जा चुका है। कौन सा सवाल? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1859 ईस्वी में। ये दोनों सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। व्हिटेकर प्रस्तावित वर्गीकरण को 5 जगह में बांटा। कौन कौन से 5 जगह? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। और काल जो बॉस हैं अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा था, जो प्रयोग में लाया जाता है अभी जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, अगर कि पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है उसमें देखिएगा ना बहुत अधिक जीव विविधता पाई जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र बोला जाता है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट में आइएगा, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जो होती है स्पीसीज होती हैं। मोनेरा जगत में देखिए, अब यहाँ से जब हम जो जगत आपको पढ़ा रहे हैं इसका उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मोनेरा जगत में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में कौन आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि को रखा गया है। और प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि को यहाँ पे रखा गया है, याद रखिएगा। फंजाई को मृत जीवी भी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे कि ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीव को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन पेड़ों के छाल के ऊपर रंगीन धब्बों के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट में आइएगा तो है इलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि थैलोफाइटा के उदाहरण है। उदाहरण याद रखिएगा, इलोथ्रिक्स जो होला, कैलेडोफोरा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। स्पाइरोगाइरा के बारे में बार बार दिया जाता है कि ये किस समूह में आता है, तो ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, जैसे मॉस और मार्केंसिया। मर्सिलिया, फर्न इत्यादि जो पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा वर्ग में ये आते हैं, याद रखिएगा। वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है क्रिप्टोगेम कहलाते हैं, तथा जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है उनको फेनरोगेम्स कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसमें बीज करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। पाइनस तथा साइकस के पौधे जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। पेरिफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी होता है, इसके अंतर्गत साइकस, यूकेलिप्टस और यहाँ पे स्पॉन्जिला जो पदार्थ हैं ये सब यहाँ पे पेरिफेरा वर्ग में आते हैं। सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत में हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेली फिश यहाँ पे आता है, इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि प्लेंटीहेलमाइंथेस के अंतर्गत में प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवर्म आते हैं। केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि जो होता है एनिलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपको एक बार वीडियो देखने से ये याद नहीं होगा। आप एक नोटबुक जो बनाए होंगे या कुछ भी डायरी या कॉपी रखे होंगे उसमें आपको समूह के अनुसार, जैसे मोनेरा ग्रुप हम आपको बताएं या यहाँ पे प्रोटिस्टा ग्रुप बताएं, तो इसमें प्रोटिस्टा लेकर वहाँ पे नीचे में ऐसे ऐसे करके आपको 4-5 नाम देना होगा, और इसको बार बार आपको देखना होगा कौन सा है जीव किस ग्रुप में आता है। ठीक है, तब जाकर आपको इसको याद होगा। अगला है कि आर्थ्रोपोडा समूह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये भी है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये जो है आर्थ्रोपोडा है, याद रखने की ज़रूरत है।
इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिससे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा इत्यादि आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, घोंघा तथा सीट मोलास्का समूह में आते हैं। स्टारफिश, समुद्री आर्चिन एकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। कशेरुकी जीवों में वास्तविक मेरुदंड और कंकाल पाया जाता है, जिसे 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कुछ जीव के नाम हम यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटोमाइजोन और मिकिंज, जिसे हैंग मछली भी कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत में आते हैं। एम्फीबियन समूह में ऐसे जीव आते हैं जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ऐसे जीवों में हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, जैसे मेंढक, टुडे, सैलामेंडर जो होते हैं, ये सब एम्फीबियंस में आते हैं। एम्फीबियंस मतलब अगर के डायरेक्ट रूप से आप समझना चाहें, जो पानी में रह ले और जो ज़मीन पर रह ले। पानी और ज़मीन पर जो दोनों जीव रह लेते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, ये सब जीव, कुछ सांप हो गए, ये भी एम्फीबियंस में आते हैं। पानी में भी रह लेते हैं और यहाँ पे आपका ज़मीन में भी रह लेते हैं, स्थल पे जिसको बोलते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु और असमतापी जंतु होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। देखिए, जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और मगरमच्छ के बारे में तो मतलब हजारों बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। यह अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होगा कि मगरमच्छ बच्चा देता है कि अंडा देता है। मगरमच्छ याद रखिएगा ये अंडा देता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पक्षी में जो होती हैं इसमें भी यहाँ पे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अगला चीज़ है कि स्तनपायी जीव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इस वर्ग में जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे एकीडना, प्लेंटिपस, मानव, चूहा, चमगादड़, बिल्ली इत्यादि। मैं यहाँ पर आपको बता ही दिया कि जो मानव होते हैं इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, जो कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी होते हैं जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ये जो बच्चे होते हैं मार्सुपियन नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं होता। जो कंगारू होते हैं साथियों, अगर कि आपने टीवी वगैरह में देखे हैं, जो आगे गर्दन के नीचे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक थैली जैसा बना होता है और इसी में इनका एक बच्चा रहता है। ठीक है, तो ये बच्चा तब तक इसमें रहता है जब तक उसका पूरा का पूरा विकास नहीं हो जाता है। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है इसका रचना कैरोलस लिनियस ने किया था। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा था। सिस्टेमा नेचुरल भी बोलता है इसको, तो इसको जो लिखा था कैरोलस लिनियस के द्वारा ये लिखा गया था। द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम होता है जीन्स का होता है और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। चैप्टर 8 में यहाँ पे मोशन है। मोशन किसको कहते हैं कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर के समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कि ये गति में है। ठीक है, गति बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया। वृत्तीय गति होता है जो यह एक समान चाल से चलती है और उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। स्वचालित वाहनों में दूरी को प्रदर्शित करने के लिए ओडोमीटर यंत्र यहाँ पे लगा होता है। आपने जब बाइक वगैरह चला रहे होंगे तो वहाँ पे आप जो सामने में जो मीटर होता है उसमें 2 चीज़ देखे होंगे। एक देखे होंगे जिसमें यहाँ पे दूरी दिखाता है कितना किलोमीटर ये बाइक चला है, और एक जो बताता है वो आपका यहाँ पे ऊपर में स्पीड बताता है कि कितना स्पीड से गाड़ी भाग रहा है।
तो ये जो स्पीड दिखाता है उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और जिसमें ये दिखाता है कि कितना किलोमीटर आपने चला, इसको ओडोमीटर बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है, आपको पता होगा। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की लंबिक दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण का अगर के वेग की दिशा में हो तो यह धनात्मक माना जाता है, और यदि वेग के विपरीत दिशा में हो तो यह ऋणात्मक माना जाता है। त्वरण का मानक जो होता है, यानी मानक बोल रहा हूँ मैं, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या 3 समीकरण के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। 3 समीकरण कौन कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v जो है साथियों ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। u जो है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। a जो है आपका त्वरण है, ठीक है। s जो दिया गया है दूरी है, और यहाँ पे t जो है आपका ये समय है, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। यानी कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 9 में आइएगा तो आपको पढ़ना है बल तथा गति के नियम। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया तो उसको संतुलित बल कहते हैं। लेकिन कोई भी समूह उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है तो उसको असंतुलित कहते हैं, ठीक है। गैलीलियो ने 1586 ईस्वी में अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस को लिखा था। द लिटिल बैलेंस किसने लिखा? गैलीलियो ने 1586 ईस्वी में। न्यूटन ने मैथमेटिक्सिया प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के 3 नियम दिए। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि जो ये गति के 3 नियम दिया गया था न्यूटन के किस किताब में इस 3 नियम का जिक्र मिलता है, तो ये मिलता है मैथमेटिक्सिया प्रिंसिपिया में। न्यूटन के पहला गति के नियम क्या कहता है? तो जो कहता है कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना काम करे, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में बने रहना चाहती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। और इस गुण को न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम कहा गया है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु में द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग को p से सूचित किया जाता है, और संवेग बराबर यहाँ पे द्रव्यमान गुणा में वेग होता है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है साथियों kg मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को आवेग कहा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है कि जो आवेग होता है, आवेग का जो एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है, ठीक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है, और यहाँ पे F बराबर m में जो ये बल का समीकरण मिलता है हमको दूसरे न्यूटन के गति के नियम से मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय जो खिलाड़ी होते हैं अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं, ये भी जो काम होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है। अब यहाँ से देखते हैं न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक चलने पर जैसे ही गोली आगे की ओर बढ़ती है
तो साथ ही साथ बंदूक भी पीछे की तरफ धक्का देती है। जब हम नदी से के किनारे नाव जब हम नदी के किनारे नाव पर से कूदते हैं तो नाव जो क्या होता है थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है। तो यहाँ पर भी जो है थर्ड लॉ का फॉलो होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कुछ यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं काम करती हैं, यानी कि किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक के वस्तुओं के संवेग का बीजगणितीय योग किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है, यानी कि हमेशा बराबर रहता है, स्थिर रहता है। इसे ही हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका उदाहरण, रॉकेट का नोदन, बंदूक का प्रतिक्षेपण जो है, ये सब संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये सवाल तो हजारों मर्तबा पूछा जा चुका है कि जो रॉकेट उड़ता है वो किस सिद्धांत पे उड़ता है। तो रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण सिद्धांत का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगला वीडियो में हम यहाँ पे चैप्टर 9 तो हो गया, चैप्टर 10, 11, 12 और 13 और लास्ट में एक 14 चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करके क्लास 9 को ख़त्म करेंगे अगला वीडियोस में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।